हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। और मैंने आपसे कहा था कि थ्योरी की मैं कुछ क्लासेस लूँगी आपकी, और आपको बताना है। आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुझे आपका रिस्पांस कुछ अच्छा मिला नहीं, तो मुझे लगता है थ्योरी क्लासेस कुछ खास पसंद नहीं आई, या फिर अभी इस वक्त जब आपका डेट अनाउंस हो चुका है, लगभग 1-1.5 महीने में आपका एग्ज़ाम है, तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी एक बेहतर विकल्प है आपके लिए। और हम ऐसा ही कुछ करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहतर होगा। टाइम पास नहीं है, और यहाँ पे आपको पूरा दृष्टि द विज़न, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सी बुक से आप करा रहे हैं, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, दृष्टि द विज़न बुक है। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितना आपका एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और क्लास 6 से लेके 12 तक यहाँ पे आपका एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चंस नहीं कराए जाएंगे। सारा का सारा आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा। चैप्टर 6 के क्लास 6 के चैप्टर 1 में जितनी बातें उसमें कही गई है, वहीं से आपका सेम क्वेश्चन देखने को मिला है, तो पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ये पूरी बुक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, क्लास 6 आप देख रहे हैं, ये देखिए क्लास 6 का आपका पूरा चैप्टर वाइज यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, क्लास 6 हो गया, क्लास 7 हो गया, क्लास 8 हो गया, क्लास 9 और क्लास 10। ठीक है, और यहाँ पे आपका 11-12 है। तो ये पूरा आपको जो 12 तक तो नहीं, पर 10 तक आपको ज़रूर करवाऊँगी। यहाँ से आपके क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो मैंने एनालिसिस किया है इस बुक का, तो मैंने देखा है यहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन आपके जो है सीधा सीधा उठा लिए गए हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से आपके सीटेट में भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और बीपीएससी में भी आपके जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन, ज़रूर देखिएगा। ये पूरा सीरीज़ मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन रहने वाला है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन बना रहे। मोटिवेशन नहीं मिलता है तो फिर थोड़ा मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को शेयर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस आप तक पहुंच पाएंगे। मैं आपको क्या क्या करवा रही हूँ एक मिनट में मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा समय निकाल के ध्यान से सुन लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको जनरल साइंस पूरा कंप्लीट, यही एनसीईआरटी दृष्टि की ही आपको मैंने करवाई है। क्लास 6 से 9 तक कंप्लीट कराया है। क्लास 10 का भी क्लास चैप्टर 3 तक हमने किया है, और आगे हम इसको करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री भी कराने वाली हूँ। ठीक है, हिस्ट्री भी मैंने सोचा आपको क्वेश्चन ही कराया जाए। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री लेके चल रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा चैप्टर वाइज हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर पूरा फिर बाद में हम आदिकालीन मध्यकाल को भी साथ में इंक्लूड करेंगे, जो एनसीईआरटी में बोला गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी लेके चलूँगी थोड़ा समय बाद। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो उसके बाद हम फिर से हिस्ट्री आपका एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट कराएंगे, तो पूरा क्वेश्चन आपका वहाँ से हो जाएगा। उससे बाहर फिर आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा जनरल साइंस हो गया, ज्योग्राफी मैं आपको आज से स्टार्ट करा ही रही हूँ। तो 24 मार्क्स का आपको तैयारी यहाँ पे जीके जीएस का जो है 6 से लेके 12 तक के कराए जा रहे हैं, और 1 to 5 में तो आपको 60 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके बाद क्या क्या और चीज़ें आती जीके जीएस में, तो मैथ आता है। मैथ आपको खुद से करना है। करंट अफेयर आता है। ठीक है, ये 2 आपके और आते हैं, रीजनिंग वगैरह। तो इसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी है, वो आपको मैं नहीं करा रही हूँ। तो मैं आपको एसएसटी वाला पार्ट जो है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और यहाँ पे पॉलिटिकल से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जा रहा है, तो लास्ट में समय मिलेगा तो हम वो भी कर लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हिंदी साहित्य के यहाँ पे स्टूडेंट हैं, तो हिंदी साहित्य का मैं आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पूरा कंप्लीट करवा रही हूँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। तो प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, देख लीजिएगा। बीपीएससी में आपका एक और आता है, वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी करवाई है। ठीक है, लगभग 12
क्लास का वो वीडियो है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा और कितनी बार वहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है आप खुद भी उसको देख सकते हैं। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसकी PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ले लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आपको खुद में देखना है, एनालिसिस करना है। आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज सौर मंडल में पृथ्वी, और कोशिश करेंगे कि ग्लोब अक्षांश और देशांतर और पृथ्वी की गतियाँ, इसमें से कितना चैप्टर हम कर पाते हैं। लगभग अभी 1 घंटा तो हम क्लास रखेंगे इसका, इसमें जितना हो पाता है उतना हम करेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आपका क्लास 6 स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, और क्वेश्चन आपको देख के खुद ही लगेगा कि क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, प्लस जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको कही गई हैं इसका आप बेसिक से या एकदम नोट्स बना सकते हैं। चैप्टर 6 का आप नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं यहाँ से। तसल्ली से बैठ के देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस NCERT बेस्ड तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ 1 लाइनर करके आपका आपको NCERT को पढ़ना ही पड़ेगा, और NCERT को हम क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे। इससे बेहतर कोई तैयारी नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको खुद ही 10-5 क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये एहसास होगा कि क्वेश्चन अच्छे हैं और इसके एक्सप्लेनेशन भी कितने अच्छे हैं। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी, हमारा चैप्टर 1। निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है, आपको बताना है। सेम क्वेश्चन देखिए इस तरह का आपका पूछा गया था। खगोलीय पिंड बताएंगे कौन है, तो सूर्य है, चंद्रमा भी है, पृथ्वी भी है, उल्का पिंड भी है। सभी आपके जो है खगोलीय पिंड हैं, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। तो ये आप समझ गए होंगे खगोलीय पिंड क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, इसका आंसर आपको लगाना है। क्या आप क्वेश्चन के आंसर लगा पा रहे हैं? अगर लगा पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है, और यकीन मानिए अगर आप पूरा कंप्लीट यहाँ से देख लेते हैं तो फिर आपको कोई तैयारी अदर लेवल पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि NCERT से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है। जो आकार में बहुत बड़े नहीं होते हैं, जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, जिसके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होती है, जो अपने अक्ष में घूमते हैं और दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो देखिए खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं, क्योंकि उसमें उसकी अपनी, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उसे हम तारा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तारा जो होता है उसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। यहाँ पे देख लीजिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसको ये बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, ये भी आपको पता ही होगा। सूर्य भी एक तारा है, ध्यान रखेंगे। और इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो क्वेश्चन एक भी आपका गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताएंगे तारे के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती है। सेम क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया। अगर आपने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन तो आप बता पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है या नहीं। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती है। आकाशगंगा, सौरमंडल, एंड्रोमेडा या फिर नक्षत्र मंडल। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नक्षत्र मंडल कहलाती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती हैं, जिसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ से आपका सूर्य के सबसे निकट कौन सा तारा है, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका देखने को मिला था। ये सब हम देखेंगे अभी। तो अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर, ये बिग बियर से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो बहुत ही ध्यान से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और बताना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। एंड में आप ज़रूर बताइएगा कि पूरा क्लास चैप्टर 1 से आपने कितने क्वेश्चन सही किए।
क्योंकि चैप्टर 1 से ही आपके ये बहुत ही बड़ा आपका चैप्टर है, लगभग 28 क्वेश्चन है इससे आपका। तो आप देखिए यहाँ पे बताएंगे आप अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है, सौर मंडल से, नक्षत्र मंडल से, क्षुद्र ग्रह समूह से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नक्षत्र मंडल से है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आपका आंसर सही आ रहा है? अपने आप में इसका एनालिसिस कीजिए कि आप इसको सही कर पा रहे हैं या नहीं। अगर सही नहीं हो रहा है तो आप एक नए क्वेश्चंस को आज आप जानेंगे। इस तरह से आप कितने क्वेश्चंस को आज जानेंगे और बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्त ऋषि जिसे 7 तारों का समूह कहते हैं, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के भाग है। तो आपको ये भी सब पता होना चाहिए कि सप्त ऋषि जो है ये अर्सा मेजर का भाग है। नक्षत्र मंडल जो है अर्सा मेजर का भाग है, बस ये भी आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताएंगे किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। अब कौन सा ऐसा खगोलीय पिंड है जो ग्रह कहा जाता है? ग्रह के क्या अपने जो है स्पेसिफिक इसमें होता है, तो जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, क्या उसे हम ग्रह कह सकते हैं? तो ये वाला नहीं होगा। जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, ये भी नहीं। जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो क्या आपका ये सही है? तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कोई ग्रह के पास अपनी ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता, ये तारों से प्रकाशित होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, कुछ नई बातें इसमें बताई जाएंगी तो आप उसको भी नोट करेंगे। आपको ऐसी बातें नोट करनी है जो आपको नहीं पता है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो अभी भी हमने पढ़ा कि तारा का अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है और तारे से ही जो है ग्रह उसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो इस वजह से आपका पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, क्या दूसरा भी आपका सही है? पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा ग्रह है। तो क्या ये क्वेश्चन आपका सही है? बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत है। तो एक ही सही था, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसके बारे में जान लीजिए। अभी हम आगे देखेंगे सूर्य से बढ़ती दूरी पे क्या क्रम है, क्रम से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, तो वहाँ लिखा था चौथा ग्रह है। तो देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार के आधार पे पांचवा है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको नोट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप चलेंगे आगे तो बताएंगे यहाँ पे सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पे कौन सा जो है क्रम यहाँ पे सही है। तो पहले बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होता है, फिर मंगल होता है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसका पूरा क्रम कैसे है, पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, यूरेनस को अरुण कहते हैं, नेपच्यून को वरुण कहते हैं। अब बताना है आंतरिक ग्रह कौन है इनमें से, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो देखिए आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल यहाँ तक जो होता है आंतरिक ग्रह में आता है, तो बृहस्पति इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कौन इसमें से आंतरिक ग्रह है, यानी कि 1, 2 और 3। 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 1, 2, 3। देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है कि जो सूर्य के नज़दीक है एवं चट्टानों से बने हैं उसे हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह समझ में आ गया होगा आपको कि जो सूर्य के नज़दीक है और चट्टानों से बने हुए हैं, बाकी जो है ना वो गैस से बना हुआ है। ठीक है,
तो ये भी आपको बात समझ में आना चाहिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते। बाह्य ग्रह यहाँ पे बताना है कौन होगा। तो अभी अभी हमने देखा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इसके बाद ही तो आपका आता है ना बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों आपका जो है ऑप्शन में नहीं है। तो इसके बाद जो भी है सब आपके बाह्य ग्रह के अंदर आते हैं। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, शनि और यूरेनस ये सभी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। तो बाह्य ग्रह जो है सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, ये भी बात आपको नोट करना है। कथन में आपका क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है, इसीलिए सारी बातों को जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपका जो है बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाता है कि किस तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पे जो थॉट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होते जाता है। तो बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। क्या ये कथन आपका सही है? तो ये वाला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे निकट है ना बुध, तो इसीलिए जो ग्रह में सबसे कम परिक्रमण काल इसी का ना होगा, सबसे नज़दीक है इसलिए। और बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है इसीलिए होता है ऐसा। तो कारण भी इसमें सही दिया है, दोनों ही सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। देखिए यहाँ पे तो ये आपको फैक्ट याद रखना है कि बुध जो है सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने का सबसे कम यानी 88 दिन, ये भी आपको नोट करना है, 88 दिन लगता है पूरा एक परिक्रमा करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? आपने देखा होगा कि ये आपका मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, और यहाँ पे आपका बुध है, फिर आपका शुक्र है, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ मंगल है। उसके बाद आप देखे होंगे एक प्रॉपर्टी पाई जाती है ऐसे करके, ठीक है, एक ऐसे करके आपका क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। और इसके बाद फिर से आपका यहाँ बृहस्पति होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका बृहस्पति होता है, और उसके बाद आपका अलग अलग शनि होता है, यूरेनस होता है, नेपच्यून होता है, इस तरह से आपका पूरा क्रम होता है। तो वही पूछा जा रहा है कि दो ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी होती, तो यहाँ पे कौन था? मंगल था, और यहाँ पे कौन था? बृहस्पति था। तो इस दोनों के बीच में ही तो है ना ये वाला क्षुद्र ग्रह पट्टी, तो कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। तो ये आपको एक विजुअल अगर माइंड में क्लियर होगा तो आंसर आराम से दे पाएंगे, कोई कन्फ्यूज़न की बात यहाँ पे रह जाएगी। ठीक है। तो देखिए क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, होता क्या है ये क्षुद्र ग्रह? देखिए तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। अब आप समझ गए होंगे क्षुद्र ग्रह क्या है, एक भी डाउट नहीं बचेगा, सारा चीज़ क्लियर करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हैं, नेपच्यून यानी कि वरुण। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य से जो ग्रहों की स्थिति है वो कैसे है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लेटो, सिरस व 2000 यूबी जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है प्लूटो जो पहले ग्रह के रूप में था, अब उसको 2006 के बाद से कहाँ रखा गया है, बौने ग्रह यानी बौने ग्रह के रूप में इसको रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है पृथ्वी के आकार को भू-आब यानी जियोइड भी कहा जाता है। तो बिल्कुल ये जो जियोइड पूछा जाए पृथ्वी का आकार क्या होता है, तो जियोइड होता है, भू-आब कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये तो कथन आपका बिल्कुल सही है। तो आगे देखिए यहाँ पे बताना है पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। तो ये आपने देखा है पृथ्वी कैसी होती है, पृथ्वी थोड़ा सा जियोइड मतलब थोड़ा सा अंडाकार होता है, तो ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी होती है।
इस तरह से थोड़ा सा चपटा होता है यहाँ पे ध्रुव के पास, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, कथन और कारण दोनों सही है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा आप देख लीजिए एक बार। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब यानी जियोइड कहते हैं। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के एक के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ जल और एवं वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है, सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा कथन। पढ़ेंगे क्वेश्चन को अच्छे से। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी हरे रंग का दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है, तो ये दोनों ही गलत है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं ना, ये ब्लू दिखाई देता है क्योंकि पानी के वजह से 2/3 जो है यहाँ पे पानी है, इस वजह से ये ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अब आगे बताना है यहाँ पे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस ही आपको बीपीएससी में भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कुछ भी आपको सिंगल में आंसर देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा कूट में आपका क्वेश्चन रहता है। और बताना है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न होगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा होगा। तो सौर मंडल का निर्माण ग्रह से होता है, उपग्रह से होता है, सूर्य से होता है और उल्कापिंड से होता है, सभी से होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सौर परिवार नाम दिया गया है इसका, जिसमें क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, ये सब इसके अंदर आता है, शामिल हो जाएगा। ठीक है, जिसमें सूर्य कौन है, मुखिया है। चलिए आगे बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है, तो क्या ये कथन सही है। बिल्कुल सही है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, तो ये भी सही है, दोनों सही है। तो यहाँ पे कौन सा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा भाग है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि यह पृथ्वी की सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जैक्ट कि सूर्य का पृथ्वी पहुंचने में कितने का समय लगता है। तो देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपका बीपीएससी का यहाँ से देखने को मिल रहा है सिर्फ एक चैप्टर से। जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, एक एक क्लास को कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका कितना सारा कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से आप एग्ज़ाम में अपना जो परफॉर्मेंस है वो कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं, वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, लघु वृत्ताकार या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। वृत्ताकार लग रहा होगा सबको, लेकिन यहाँ पे दीर्घ वृत्ताकार होगा। इस तरह से कुछ होता है, इस तरह से आपने देखा होगा, जो जितना दूर है उसका और दूर जाएगा ऐसे करके, तो क्या होता है, ये दीर्घ वृत्ताकार होता है। ठीक है, वृत्ताकार नहीं लगाएंगे। चलिए, और उसको क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। सब 8 ग्रह का अपना अपना कक्षा है, वहीं पे वो चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यहाँ वैसे तो आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका सन है, और अगर बुध यहाँ पे है तो ये ऐसे ही लगाएगा चक्कर, ऐसे। ये इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, ये अपने ही क्लास में, अपनी कक्षा में ही ये चक्कर लगाएगा। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। चलिए आगे बताना है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, हलवा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। और राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पे शुक्र, वीनस कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो वीनस जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। जुड़वा ग्रह कहते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो शुक्र का पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि यह आकार, घनत्व और व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। अब पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है।
पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो बताना है कि सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है, या तो शुक्र या तो मंगल। आप इसी में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मंगल तो आपका यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं दिया है। तब तो आप आसानी से बता सकते हैं ना कि यहाँ पे शुक्र आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर मंगल ऑप्शन में दिया भी होगा तो शुक्र ही आप राइट मानेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ये बताना है आपको। सबसे बड़ा क्रम से बताइए, सबसे बड़ा उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बृहस्पति और बुध। बृहस्पति सबसे बड़ा है आकार में और बुध सबसे छोटा है, ठीक है। कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल में अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था इससे, मगर कॉन्सेप्ट यही था। तो ये भी आप जान लीजिए। यहाँ पे राइट ऑप्शन है शुक्र और यूरेनस यानी अरुण, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शुक्र और यूरेनस जो है ये विपरीत दिशा में परिक्रमण करता है। जैसे आप कैसे करता है तो देख लीजिए। यहाँ पे शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमते हैं। लेकिन बाकी सब कैसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, क्या ये सही है। तो ये बिल्कुल सही है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने पट्टियां हैं। तो ये भी सही है, दोनों सही है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप जो है ये छल्ले, इसको आप दूरबीन की सहायता से देख भी सकते हैं। ये नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। छल्ले अगर आप नहीं समझ रहे तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये है और ऐसे करके इसी के चारों, इसी पे एक छल्ला बना हुआ होता है ना, ऐसा आपने देखा होगा। यही बात यहाँ पे बताया गया। चलिए आगे बताना है। हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसके पास एक भी चंद्रमा नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो ऐसे हैं। कौन कौन, तो पहला तो हो जाएगा बुध और दूसरा हो जाएगा शुक्र। इसके पास अपना चंद्रमा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1 और 3 आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके पास कोई अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र, ये दो नाम याद रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा चंद्रमा किसके पास है, प्राकृतिक उपग्रह सबसे अधिक किसके पास है, ये बताना है आपको। और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा जो है चंद्रमा है यानी प्राकृतिक उपग्रह है। कितने हैं, तो शनि के पास कितना है, 62 है, सबसे ज़्यादा बृहस्पति के पास है 69। मंगल के पास चंद्रमा है 2, यूरेनस के पास चंद्रमा है 27। तो ये आपको संख्या भी याद रहना चाहिए ताकि क्वेश्चन में अगर पूछे तो आप बता सकें। आगे चलिए बताना है यहाँ पे उपग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो ये कथन क्या सही है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा होता है। तो ये आपका गलत है, एक ही आपका सही है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझिए, इम्पॉर्टेंट है। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो पहला तो सही था। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है यानी चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो ये बात उसमें बोला गया था कि आधा आधा है। तो ये आपको ध्यान रखना, 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा ये ज़्यादा नज़दीक है,
इस वजह से चाँद हमें इतना बड़ा दिखता है, पर ये 1/4 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? बताएंगे पाणिनि, कणाद, आर्यभट्ट या नागार्जुन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्यभट्ट। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, खगोल पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहलाते हैं और आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। चलिए कथन और कारण वाले क्वेश्चन अब आए हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्या ये कथन आपका सही है? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, चांद का हमें सिर्फ एक ही भाग तो दिखता है। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने वाले लगने के समय से अधिक होता है। तो ये वाला आपका गलत है, यानी कि एक सही है, आर ए सही है और आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बातें आपको बताई गई हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अगर इसमें डिफरेंस आएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, दोनों सेम समय होता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखना है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इसी वजह से अब देखिए आपके साथ साथ चल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक बस है। ठीक है, मान लेते हैं, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, बस आप मान लीजिए कि ये एक बस है। ठीक है, इस पे आप बैठे हैं विंडो सीट पे, और इस ठीक आपके सामने भी एक और बस जा रही है और दोनों की स्पीड सेम है। ठीक है, दोनों की स्पीड सेम है, तो आप इसको ही आप देख पाएंगे ना, बस का ये वाला पार्ट ही आप देख पाएंगे ना, आप इधर वाला पार्ट देख पाएंगे, पीछे वाला पार्ट नहीं देख पाएंगे, आगे वाला पार्ट भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये आगे जा ही नहीं रहा है, दोनों सेम स्पीड से चल रहा है। इसी तरह इसी वजह से, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी पर भी परिक्रमा में उतना ही समय लगाता है जितना अपने अक्ष पर, इसी समय वो साथ साथ चल रहे होते हैं, इसलिए हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए, नील आर्मस्ट्रांग जो है वो पहले व्यक्ति थे, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से आप जान लीजिए। तो नील आर्मस्ट्रांग जो है ये 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था इन्होंने। और नासा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार भी ये स्रोत आपका देखने को मिलता है और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक में 21 जुलाई 1959 लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए नासा का आधिकारिक वेबसाइट में 20 जुलाई है और 21 जुलाई जो है वो एनसीईआरटी की पुस्तक में है। तो दोनों ही स्रोत यहाँ पे आपको बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए कथनों पर विचार करना है, यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, उसे आकाश गंगा कहते हैं। यही क्वेश्चन आपका आया था बीपीएससी में इस बार, तो ये भी आपका सही है, दोनों सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पूरा चैप्टर जो है एक चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है, इसको अच्छे से जान लीजिए एक बार। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखती है, यह लाखों तारों का समूह है और इस पट्टी को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार से इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ये पूरा टॉपिक आपका, एक चैप्टर आपका पूरा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर 2, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर ग्लोब से ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या करूँ, इसको अभी कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ? तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। इसको मैं कंटिन्यू करूँ, आज मैं क्लास छोटा ही रखती हूँ आपके लिए, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसकी नेक्स्ट क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर आप
किस तरह से अपनी प्रिपरेशन आगे देखते हैं। वैसे एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो आपने देखा होगा कि पूरा टॉपिक को कैसे क्लियर कर दिया गया इस चैप्टर से, एक एक क्वेश्चन से, एक एक टॉपिक से आपका क्वेश्चन बना, और इस तरह से आप पूरा अच्छे से सौर मंडल को समझ गए होंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अक्षांश और देशांतर। इस तरह से पूरा टॉपिक करना चाहते हैं क्लियर, तो एक बार ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, और पूरा कंप्लीट करेंगे आगे का, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।